सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, आज 18 जुलाई है और आज हम सभी के प्रिय लेखक राजेश जोशी जी का जन्मदिन है। इस वर्ष वे अपने जीवन के 76 वसंत पूरे कर रहे हैं। उन्हें हमारी पूरी टीम और आप सभी रचनाकार मित्रों की ओर से जन्मदिन पर अनंत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। साथियों, आज से आगामी कुछ दिनों तक हम उन पर एकाग्र का आयोजन कर रहे हैं। इसमें उनसे और उनकी रचनात्मक दुनिया से जुड़े हुए लोग एक एक कर आएंगे और अपनी बात रखेंगे। एक कड़ी में स्वयं राजेश जोशी जी भी आएंगे। आज यह पहली कड़ी है और इसमें हमारे साथ आदरणीय राम प्रकाश त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। सभी मित्रों की ओर से उनका अभिवादन, उनका स्वागत। मित्रों, राम प्रकाश त्रिपाठी जी एक ऐसी शख्सियत हैं, एक ऐसे लेखक हैं जो राजेश जोशी जी के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं। ऐसे कितने प्रसंग, ऐसी कितनी कहानियां हैं जो आज हम स्वयं इनकी ओर से सुनेंगे। जी, बहुत बहुत स्वागत राम प्रकाश जी। और जैसा कि नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि आज के इस संवाद का शीर्षक है हम सफर राजेश जोशी, इस एक शब्द में ही ऐसी बहुत सारी ध्वनियां छुपी हुई हैं जो आज एक एक कर विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से हमारे बीच आएंगी। जी, कृपया अपना वक्तव्य शुरू करें त्रिपाठी साहब। जी, राम प्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा और राजेश 55 जी 55 वर्ष पुरानी है और इन 55 वर्षों में शायद ही कोई ऐसा समय हो जब हम लोग न मिलते हों, बातचीत न करते हों या थोड़ा लड़ते झगड़ते न हो। ऐसा संभव नहीं हुआ। राजेश को मैंने वो उस तरह से आमतौर पर हिंदी साहित्य में कहा जाता है कि बड़ी नैसर्गिक प्रतिभा होती है कविताओं की, कवियों की वगैरह वगैरह, लेकिन राजेश जोशी ने इस प्रतिभा को अर्जित किया है और इसके अर्जित करने के जो तरीके हैं वो उनकी आवारगी में, वो उनकी घुमक्कड़ी में, वो उनकी गप गोइयों में, वो उनकी पटियाबाजी में, इन तमाम सारी चीजों से वो चीजें बनी हैं। मुझे लगता है कि शायद ही ऐसा कोई कवि होगा जो अपने शहर को इतने केंद्रितता के साथ अपनी कविताओं में और अपनी रचनाओं में लाता होगा। एक तरह से अपने शहर का, अपनी बस्ती का आयतन वैश्विक स्तर तक अगर कोई फैला दे तो ये बहुत बड़ी बात होती है। राजेश जोशी ये कमाल करते हैं। उनकी बहुत सारी कविताएं इस प्रकार की हैं, जैसे भोपाल की गलियां हैं जैसे कविताएं हैं, दादा खैरियत है कविताएं, इस तरह की बहुत सारी कविताएं उनकी हैं जो भोपाल से सेंट्रिक है। गैस कांड के ऊपर उनकी कविताएं हैं, दंगों के ऊपर उनकी कविताएं हैं, 59 का साल के ऊपर उनकी कुछ कविताएं हैं जब दंगे भोपाल के अंदर हुए थे, तमाम सारी चीजें हैं। राजेश जोशी असल में बहुधंधी किस्म के व्यक्ति हैं। उनकी रचना की कोई कनौआ, यानी जो कवि भी है, जो कहानीकार भी है, जो उपन्यासकार भी है, जो नाटककार भी है, तो राजेश में तमाम सारी विधाएं एक साथ हमको देखने के लिए मिल जाती है। हमारा और राजेश जोशी की जो साहित्यिक यात्रा है, जो ग्रोथ है,
उसके बहुत सारे साक्षी हैं, जैसे शरद जोशी उसके साथ साक्षी हैं, दुष्यंत कुमार उनके साक्षी हैं, अशोक वाजपेयी वगैरह हैं। सब लोग, हम लोग कॉफी हाउस में बैठा करते थे, गप गोइयां करा करते थे, ये तमाम सारी चीजें करते थे। धीरे धीरे इसका विकास हो रहा था। कविता से ज्यादा संगीत के कार्यक्रमों में दिलचस्पी लेते थे, नाटक के कार्यक्रमों में दिलचस्पी लेते थे, वहां जाते थे, उनको देखते थे, ये सब करते थे। आधी आधी रात तक हम लोग गप्पे मारा करते थे पट्टियों पर बैठ करके। कई बार फिल्में बनाया करते थे, कई बार कुछ भी किया करते थे। राजेश जोशी के पास एक कमरा हुआ करता था। जो विद्रोही हो गए थे घर से, वो निकल आए थे, और 4 मारवाड़ी रोड के ऊपर एक कमरा उन्होंने किराए पे लिया था, और टीन शेड उसके ऊपर थी। वो कमरा, हमारे मित्र लोग कहते हैं कि वो कमरा कम सराय ज्यादा था। उसके अंदर ताला तो लगा रहता था, लेकिन जो उसकी कुंडी थी उसमें से ताला निकल जाता था। तो जिसको जब मर्जी होती थी उस कमरे में जाकर के बैठ जाता था और कमरे के अंदर अपना सब काम करता था। बहुत बार तो यह होता था कि बहुत सारे शायर लोग हैं, एक बार दिल्ली चले गए थे राजेश जोशी 4-5 दिन के लिए, तो 4-5 शायर उसके अंदर आए, वो कमरे के अंदर घुस गए और उन्होंने उसको मैखाने में तब्दील कर दिया। और इतना ही नहीं, 4-5 दिन लगातार नोशी चलती रही, और ठूंठ और ये तमाम सारी चीजें उसके अंदर डली रही। राजेश जोशी जब 4-5 दिन बाद आए तो उन्होंने डलिया भर जो बीड़ियों के ठूंठ सारे उठा उठा करके फेंके। दिलचस्प ये कि ये वो कमरा था जिसमें दुष्यंत कुमार भी आया करते थे, शरद जोशी भी आया करते थे, विनय दुबे आया करते थे, हमारे त्रिलोचन शास्त्री जी बहुत आकर के बैठा करते थे, बहुत सारे लोग आया करते थे, छोटी कविताएं किया करते थे वो। कुछ हम लोग जाते थे तो हमारे एक धूमकेतु मित्र जी हुआ करते थे, वो कवि सम्मेलन बहुत करते थे। तो गणेश उत्सवों के कवि सम्मेलन में हम लोगों को बुलाते थे वो। हम टूटी फूटी कविताएं करते थे और हमको 10-20 रुपए उस जमाने में मिल जाते थे। हम अपने को बादशाह समझते थे, राजेश और हम दोनों उससे अय्याशी करते थे, कॉफी पीते थे, चाय पीते थे वगैरह। इस तरह से हमारी यात्रा शुरू हुई। उसके बाद में एक बार हैदराबाद से वेणुगोपाल का आना हुआ, तो वेणुगोपाल के बारे में बहुत सारी बातें थी कि उनको अपनी कविताओं के खातिर जो है वहां से निकाल दिया गया है, और बिल्कुल हैदराबाद से वो निकाल दिए गए हैं, और एक तरह से जिला बदल हैं, फिर वो स्टेट बदल हैं, तो मध्य प्रदेश से आए हैं, भोपाल में आए हैं। तो उनकी बड़ी क्रांतिकारी छठे वो दौर था जब नक्सलवाद बहुत उरूज पर था एक तरफ, और साहित्य में बहुत तेजी से कविता वाला आंदोलन चल रहा था। उस समय हमारी ग्रूमिंग हो रही थी। तो जब वेणुगोपाल आए तो वेणुगोपाल ने राजेश जोशी को बहुत प्रेरित किया कि बहुत पढ़ो, पढ़ना बहुत जरूरी है, और कविताएं पढ़ो, 100 पढ़ो, 200 पढ़ो कविताएं। इस तरह की बहुत सारी कविताएं वो लगातार पढ़ते रहे, और धीरे धीरे से राजेश पढ़ने वाले थे, बैंक में नौकरी करते थे, हिंदी अंग्रेजी में ठीक ठाक थे, वो सब करते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को इस तरह से विकसित करने की कोशिश की और काफी अध्ययन के ऊपर जोर दिया। उसके बाद में ये हुआ कि भोपाल में उत्सव 73 नाम का एक हुआ, तो उस उत्सव 73 में राजेश जोशी की एंट्री बड़ी धमाकेदार गालियों के साथ हुई। हुआ ये कि जब परसाई जी बोल रहे थे तो परसाई जी के बोलने में रमेश बख्शी और तमाम सारे लोगों ने कमेंट किया कि ये बेनेट कोलमैन एंड कंपनी के कॉलम साइज राइटर है। उस समय परसाई जी धर्मयुग में नियमित रूप से छपते थे, जो बेनेट कोलमैन एंड कंपनी का था। तो इसके ऊपर बहुत धमाकेदार उनकी जब एंट्री हुई तो लोगों को माइक बंद कर देने पड़े। इस तरह से साहित्य में उनका प्रवेश हुआ। फिर वो बांदा सम्मेलन में गए, बांदा सम्मेलन में बहुत सारे लोगों से मिले, साहित्य को, माहौल को जाना, समझा। उसके बाद में उन्होंने गंभीरता से लिखना शुरू किया। वेणुगोपाल की उसमें बहुत जबरदस्त भूमिका थी। एक मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। उन्होंने एक लंबी कविता, उस जमाने में लंबी कविता का दौर भी शुरू हो गया था। लंबी कविता उन्होंने नाम मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है, वो समर गाथा उन्होंने लिखी।
राजेश जोशी मालवा के, बुनियादी तौर पर उनका परिवार मालवा से आता है और उनकी मातृभाषा उस तरह से तो नहीं बोलते वो, लेकिन मातृभाषा मालवी मानी जा सकती, कही जा सकती है। तो उनकी वर्तनी में बहुत सारी गड़बड़ियां थी। एक ह्रस्व होता था, छोटी कम मात्राएं होती थी, और एक मतलब एक तरह से बहुत सारी अशुद्धियां कहना चाहिए कविता में होती थी। हम लोगों का काम था उनकी अशुद्धियों को ठीक करना, उनकी भाषा की अशुद्धियों को ठीक करना। उनके अध्ययन और ज्ञान को तो हम ठीक नहीं करते थे, उनकी भाषा की अशुद्धियों को हम लोग ठीक करते थे। तो सब समर गाथा लिखी गई तो हमने कहा कि इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, उसमें ये थीमेटिक गड़बड़ियां भी हैं, भाषा की गड़बड़ियां भी, इसे दोबारा लिखो। राजेश ने दोबारा लिखा, फिर वेणुगोपाल ने उसमें कुछ गड़बड़ी निकाल दी, फिर राजेश ने उस कविता को तिबारा लिखा। ऐसे ऐसे करते हुए हम लोगों ने उनके 12 ड्राफ्ट तैयार करवाए उस कविता के। जब 12 ड्राफ्ट तैयार करवाए उसके बाद भी कुछ गड़बड़ी नजर आई तो वेणुगोपाल बोले कि इसको और ठीक कर दो। तो राजेश जोशी एकदम गुस्सा हो गए, बोले अब ऐसी तैसी करा, मुझे कुछ नहीं करना और मैं अब नहीं करूंगा, और उन्होंने फेंक दिया उसको। लेकिन फिर उसी रूप में वो मंजूर हुई और उसी रूप में वो छपी भी, एक पुस्तिका के रूप में भी छपी, और उसकी काफी चर्चा भी बाद को हुई। तो राजेश जोशी इस तरह से उनका विकास हुआ। वो कहते हैं ना कि आवारागर्दी जो है वो आपको बहुत कुछ सिखाती है। इन्होंने पटियाबाजी बहुत की थी। भोपाल तो ऐसा शहर था जहाँ पट्टियों पर बैठ करके सारे कारोबार होते थे, लोग पट्टियों पर बैठते थे, गपशप करते थे, शतरंजें खेलते थे, वहां बैठ करके दुनिया जहान की राजनीति तमाम सारी चीजें करते थे। और दिलचस्प ये था कि जो बाद को चल करके भोपाल के हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बने शंकर दयाल शर्मा भी पट्टियों पर बैठा करते थे। और यहाँ के बड़े बड़े जो नेता हुए हैं, जो भिन्न भिन्न राजनीतिक पार्टियों में गए हैं या ओलंपिक के खिलाड़ी बने हैं, और यहाँ से लेकर के दादा और बड़े बड़े लोग हैं, सारे के सारे लोग पट्टियों पर बैठा करते थे। तो एक तरह से पटिया जो है एक तरह की सामाजिकता वहां थी। पटिया कोर्ट भी था, पटिया पे न्याय भी होता था, पटिया गेम प्लान भी वहां होता था, पटिया राजनीति की बहस की भी जगह थी। तो यहाँ तमाम सारी चीजें थी। तो राजेश जोशी इन सब के अंदर लगातार बैठा करते थे और इनकी दिलचस्पी लंतरानी और गप्पों में ही ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन धीरे 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 इन्होंने कविता के अंदर अपना विकास किया। हम लोग जाते थे, राजेश जोशी पैदल बहुत चलते थे। यानी जहां बुधवारे में उनका कमरा था वहां से स्टेट बैंक करीब 4-5 किलोमीटर था, वो वहां जाते थे पैदल। वहां से फिर लौट करके अपने कमरे में आते थे। फिर वहां से न्यू मार्केट में जहां हमारा कॉफी हाउस था वहां आते थे। वहां शरद जोशी वगैरह और तमाम सारे मित्र लोग वहां मिलते थे, वहां उनके साथ बैठते थे। फिर उनके साथ काफी देर तक न्यू मार्केट के किसी होटल में खाना खाते थे। वहां से फिर लौट करके पैदल जाते थे अपने कमरे के अंदर। इतना वो पैदल चला करते थे। तो इसमें जो ऑब्जर्वेशन वो करते थे दुनिया भर का, वो ऑब्जर्वेशन उनका कमाल का था। और वो कमाल का ऑब्जर्वेशन उनकी कविताओं में आता है। तो एक कवि के रूप में अगर आप उनको देखें, उन्होंने बहुत सारी नौकरियां भी की हैं। जैसे एक गांव के अंदर टीचर बने, वो टीचर की नौकरी उन्होंने की है, और बैंक में भी नौकरी की, कई जगह उन्होंने नौकरियां की, 4-5 नौकरियां बदली। लेकिन ये जो इधर जो किस्म किस्म के बदलाव थे, किस्म किस्म के लोगों से उनकी मुलाकातें थी, उन्होंने उनको उनकी कविता को गिजा दी। उनकी कविता का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है, उसमें कथात्मकता है, उसमें आख्यान शैली है, उसमें वो आख्यान की तरह से लोगों को बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको लाउड होने से कभी परहेज नहीं होता। अगर आपको समाज को संबोधित करना है, अगर आपको प्रतिरोध की कविता करनी है, अगर आपको विरोध में कोई बात खड़ी करनी है, तो उसके लिए आवश्यक है कि आप बहुत सीधी सपाट बात करें। मेरा मतलब एकहरी कविता से नहीं है, लेकिन उन्होंने इसको संभव किया। इतना ही संभव नहीं किया, उन्होंने नाटक भी लिखे हैं, 6 से 8 नाटक लिखे हैं। उनको बहुत सारे लोगों का सहयोग भी मिला, जैसे बंसी कौल जैसे प्रसिद्ध नाटककार, उनके साथ उनके नाटकों के लिए उन्होंने काम किया, उनके ग्रुप्स के साथ बैठ कर काम किया। उन्होंने कई सारे नाटक लिखे और उन नाटकों का मंचन भी हुआ। एक नाटक जो उन्होंने बंसी कौल के साथ लिखा था, उसके तो सैकड़ों शो हो चुके हैं। उसका नाम है तुक्के पे तुक्का। उसमें यह है कि जो विकास की हमारी
अवधारणा है और जो प्रशासन की जो परिस्थितियां हैं और राजा और जो प्रजातंत्र के जो नेता हैं उनकी जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों में किस तरह से तुक्के लग करके आदमी ऊपर चढ़ता जाता है बिना किसी योग्यता के, और वो बहुत बड़े स्थान पर पहुंच जाता है। तो बहुत ही सटायरिकल नाटक है। और सबसे बड़ी बात है कि भोपाली लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है, जो भोपाली भाषा के अंदर है, तो उसके बहुत सारे प्रदर्शन इंटरनेशनल लेवल पर भी हुए हैं। पाकिस्तान में भी उसको बहुत सराहा गया है और दूसरे देशों के अंदर भी सराहा गया। तो इस तरह के नाटक उन्होंने और भी बहुत सारे लिखे। जादू जंगल एक उनका बहुत प्रसिद्ध नाटक है। इसके अलावा जो और भी नाटक है उन्होंने लिखे। कुछ नाटकों में अभिनय भी किया है। राजेंद्र गुप्त के साथ उन्होंने बहुत बड़ा सवाल में अभिनय किया। उन्होंने एक नाटक को भी निर्देशित किया है, पियानो बिकाऊ है। पियानो बिकाऊ नाटक का उन्होंने निर्देशन भी किया, निर्देशन में भी हाथ जमाया। तो आलोचना के नाम पर उन्होंने नाराज कवि की के नोट्स के नाम पर बहुत सारी चीजें लिखी हैं। उन्होंने उपन्यास तो नहीं लिखा उस तरह से जैसे उपन्यास कहते हैं, लेकिन किस्सा कोताह नाम से जो पुस्तक लिखी है उन्होंने, वो आख्यान परक है। उसमें उन्होंने गप्पी को किरदार बना करके अपनी पूरी की पूरी कहानियां लिखी थी। रोचक भोपाल की कहानियां हैं। भोपाल की जो कल्चरल हिस्ट्री एक तरह से है वो उन्होंने उसके अंदर लिखी है। ऐसा बहुत कम होता है। जैसे मैं तो ग्वालियर शहर से आता हूँ, तो 70 में भोपाल आया था, तब से मेरी उनकी मुलाकात हुई थी। तो ग्वालियर शहर तो ऐसा था, कदीमी शहर था, पुराना शहर था, तो उसमें कुछ बदलता नहीं था। लेकिन राजेश भोपाल में थे और भोपाल में जब वो बड़े हो रहे थे, जब किशोर उम्र में थे, तब भोपाल राजधानी बन गया था। तो एक छोटे से कस्बे से इसको महानगर के रूप में बदलते हुए, उसकी संस्कृति को बदलते हुए, भोपाल की संस्कृति एक क्षरण होते हुए या भोपाल की संस्कृति में कुछ नई चीजें जुड़ते हुए उन्होंने देखी हैं। इस परिवर्तन को उन्होंने देखा है। इस परिवर्तन के साथ ही उनकी अपनी चेतना का विकास भी हुआ है। तो जब वो ये कहते हैं कि हमारी गलियां लोगों को जोड़ती हैं और जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं वो लोगों को अलग करती हैं, तो इसका कुछ मतलब होता है। तो ये उन्होंने तमाम सारी चीजें लिखी। इसके साथ उन्होंने बहुत सारे काम ऐसे किए जिन पे आप ये विश्वास नहीं करेंगे कि कभी का काम हो सकता है। जैसे वो ट्रेड यूनियन के नेता हुआ करते थे बैंक में, और इतने उग्र नेता हुआ करते थे कि जनरल मैनेजर का जो कमरा है वो लात मार करके खोला करते थे। इस तरह के उग्र नेता भी हुआ करते थे वो। ये तमाम सारी चीजें थी। ये विश्वास नहीं होता है कि एक आदमी के अंदर इतने सारे किरदार रहते हैं और इतने सारे किरदार काम करते हैं। फिर उन्होंने नाटकों के लिए बहुत दिलचस्प गीत भी लिखे हैं। उन्होंने संस्कृत से अनुवाद किए हैं, उन्होंने अंग्रेजी से अनुवाद किए हैं, बहुत सारी चीज कविताओं के अनुवाद किए हैं। तो इस प्रकार से राजेश जोशी की ये तमाम सारी यात्राओं के हम लोग साक्षी रहे हैं। और इन यात्राओं में हमने बहुत सारे, हमारी सबसे जो बात यह है कि हम लोगों ने जो भोपाल में बदलती हुई संस्कृति थी, खासकर राजेश जोशी तो भोपाली थे, कहने पे मैंने गर्व भी है। तो उनको भोपाल की बदलती हुई संस्कृति, खासकर जो मूल संस्कृति थी भोपाल की, जिसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी खूबसूरतियां भी थी, बहुत सारी मोहब्बतें भी थी, बहुत सारी, जैसे उर्दू अदब का गहवारा था, बहुत बड़ा सेंटर था उर्दू अदब का। यहाँ बड़े बड़े शायर जैसे इकबाल हैं, जैसे जोक हैं, जैसे तमाम सारे शायर आते थे यहाँ के। मतलब हालत ये थी कि तांगे वाले भी यहाँ शायर होते थे और जो जूता गांठने वाले होते थे वो भी शायर होते थे। अच्छे खासे शेर कहते थे, शायरी कहते थे, सब कुछ करते थे। इस कल्चर को बाहर के जब लोग आए, मध्य प्रदेश की राजधानी बनी तो नागपुर से लोग आए, ग्वालियर से लोग आए, इंदौर से लोग आए, जाने कहाँ से लोग आए, और आकर के उन्होंने, छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोग आए, उन्होंने लेकर के भोपाल के पूरे पूरे कल्चर को एक तरह से बदलने की कोशिश की। उस समय जो भोपाल था, उस भोपाल के अंदर पहले नाटक और संगीत बहुत वर्जित नहीं था। संगीत के नाम पर केवल कव्वाली हुआ करती थी। तो इसमें परिवर्तन का काम, जो सकारात्मक परिवर्तन का काम, उसमें बहुत सारी भूमिकाएं निभाई। राजेश जोशी घूम घूम करके स्टेट बैंक की टेबल पर जाकर के और गली गली मोहल्लों में जाकर के लोगों को टिकट बेचते थे। और जो शरद जोशी थे वो दिल्ली से, उन्होंने सबसे पहले नाटक बनाया आधे अधूरे, जो देशांतर का था।
आधे दूरों के हम लोगों ने टिकट बेचे, मतलब गली गली में जहां जहां संभव हुआ टिकट बेचा। नाटक टिकट से संभव है, पहले ये माने नहीं जाता था, पहले सरकारी स्तर पर केवल नाटक होते थे, लेकिन वो सारे के सारे टिकट बेच करके नाटक करना शुरू किया, एक तरह का कल्चर टिकट लेकर के नाटक देखने का शुरू किया। उसके बाद कंजूस नाटक आया, उसके बाद इलाहाबाद से वेटिंग फॉर गोडो, और ये इस प्रकार के क्या नाम है उसका, उनका नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, वो तमाम सारे नाटक हम लोगों ने देखे और उस तरह से भोपाल में नई संस्कृति शुरू हुई। हालांकि भोपाल को बाद को जब भारत भवन बन गया या कला परिषद बन गई और वो उसमें कहा गया कि इन्होंने नए नाटकों को प्रवेश दिया है, लेकिन ये नहीं, ये जोशियों की टीम थी जो ये सब काम कर रही थी। राजेश जोशी भी थे उसमें, और जिसके मूल सूत्रधार थे शरद जोशी, जिनको नाटकों की बहुत दिलचस्पी थी, जिन्होंने खुद भी बहुत अच्छे नाटक लिखे। उसके प्रभाव में राजेश जोशी ने भी बहुत सारे नाटक लिखे। तो राजेश जोशी, अब हम कहते थे कि ये सभी तरह के काम कर लेते हैं, और वो उन्होंने किए। उनकी संवेदना में बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं, जैसे खासकर स्त्री के प्रति वो अन्याय बर्दाश्त नहीं करते, दलितों के साथ वो अन्याय बर्दाश्त नहीं करते, और वो डेमोक्रेटिक राइट्स के ऊपर कोई भी हमले को बर्दाश्त नहीं करते। आपातकाल का उन्होंने तीखा विरोध किया, अपनी रचनाओं में भी विरोध किया, और आज भी प्रतिशोध वो लगातार करते रहते हैं। तो संवाद जो है सत्ता से लगातार करने का काम वो करते रहे हैं, अपनी कविताओं में भी करते रहे हैं, अपनी रचनाओं में भी करते रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो एक्टिविस्ट भी रहे हैं। उनकी एक राजनीतिक विचारधारा है, वो वामपंथी विचारों के हैं और उसके ऊपर बिल्कुल अडिग रहते हैं। इसलिए जितने भी प्रतिरोध की कार्रवाइयां हुई भोपाल के अंदर या होती हैं, जहां जुलूस निकलते हैं या धरने होते हैं या प्रदर्शन होते हैं, जिसमें चाहे कलबुर्गी की मौत का सवाल हो, चाहे इस प्रकार के कोई भी सवाल हो, जहां भी अन्याय होता है, प्रतिकार होता है, उसके लिए सड़क पर उतरने का काम भी राजेश जोशी करते हैं, और हम सब इसके सहभागी उनके नेतृत्व में भी होते हैं, उनके साथ भी होते हैं। और बहुत सारी चीजें घटित होती हैं, जैसे राजेश जोशी के बहुत ही दिलचस्प किस्से भी होते हैं। कई बार बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटती हैं जिनका जिक्र अगर करें तो बहुत बातचीत तवील हो जाएगी। हमने बहुत लंबी लंबी यात्राएं की, हमने कलकत्ते तक की यात्रा की है। कलकत्ते में यात्रा की तो जनवादी लेखक संघ के सम्मेलन के अंदर एक स्वागताध्यक्ष थे ज्योति बसु जी ने वहां के एक होटल में हम लोगों को भोज दिया। तो ज्योति बसु जी उठा करके प्लेट लोगों को देने लगे कि अपनी तरफ से जो होस्ट थे तो उन्होंने देने लगे। तो जब हम लोगों को देने लगे तो हम लोगों को बड़ी हंसी आई, क्योंकि हमारे प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री किसी को प्लेट दे दे तो उस प्लेट में खाना गिरने से पहले 100 एप्लीकेशन आकर के गिर जाती थी कि हमारी सिफारिश कर दो, क्योंकि आपके तो मुख्यमंत्री से बहुत अच्छे संबंध है। इस प्रकार के बहुत सारे जोक वो करते थे। एक बार हम लोग पटना गए जनवादी लेखक संघ के सम्मेलन में, तो राजेश जोशी तब तक काफी अच्छे कवि हो चुके थे, प्रसिद्ध कवि हो चुके थे, उनकी कविताएं बहुत छपने लगी थी, पोस्टर पे आने लगी थी, मारे जाएंगे जैसे तमाम सारी कविताओं के पोस्टर्स बन चुके थे उनके। तो जब वहां गए पटना में, तो पटना में हमारे आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा कि लोगों को इतने इंटरव्यू लेने के लिए आए, छोटी छोटी पत्रिकाओं के लिए, बड़े बड़े अखबारों के लिए, वीकलीज के लिए, इसके लिए उसके लिए। तो राजेश जोशी का आधा दिन इंटरव्यू देने में निकलता था, और नतीजा ये निकला कि एक पत्रकार ने वहां, अखबार का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, एक बॉक्स छाटा छोटा सा, और बॉक्स डालकर कहा कि राजेश जोशी की लोकप्रियता देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अगर ये यहाँ पटना में आकर के चुनाव लड़े तो ये लालू यादव को भी हरा सकते हैं। उस जमाने में लालू यादव का बहुत जोर से झंडा बुलंद था। तो ये उनकी लोकप्रियता का लेवल था। राजेश जोशी के ऊपर मुझे नहीं लगता कि जितनी डेजर्टेशंस लिखे गए हैं उनके ऊपर, जितने शोध कार्य हुए हैं। हम तो हमारे मोहल्ले में ही रहते हैं, हमारे मकान 17 नंबर का, उनका 11 नंबर का है, पास ही पास मकान है। इतने शोध छात्र उनके पास आते हैं और ये तमाम सारे वो काम करते हैं। एक उन्होंने अद्भुत किताब जो अपने नेशनल फेलोशिप में शिमला में जाकर के लिखी थी, वो कविता का शहर।
और मतलब शहर का और कविता का रिश्ता तमाम सारे शहरों का, चाहे बनारस हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे भोपाल हो, उन तमाम सारे कविता के और शहर के अंतः संबंध कैसे बनते हैं और किस तरह शहर कविता में आता है या कविता शहर के अंदर जाती है, इनके अंतः संबंधों के ऊपर उन्होंने अद्भुत एक पुस्तक लिखी है। लेकिन वो एक तरह से शोधपरक कविता है, तो शायद उसके ऊपर लोगों का ध्यान, जो साहित्य प्रेमी लोग हैं उनका, बहुत कम जाता है। लेकिन ये उन्होंने किया, और अभी जो उनकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुर्लभ है कि बहुत बड़ी बड़ी पत्रिकाएं उनके ऊपर निकली, लखनऊ से निकली, और आशीष या जो उन्होंने, तो हमारी जो राजेश का हंसोड़पन, राजेश जोशी को एक क्षण के लिए भी महसूस नहीं होता है कि वो कोई बड़े आदमी है। कोई भी उनसे जाकर के मिलता है तो बहुत ही, और आप उनकी तारीफ करते हैं तो मुंह से जैसे ऐसा बच्चा है अपनी तारीफ से उस तरह से शर्माते हैं। जोशी की तमाम सारी विशेषताएं, राजेश जोशी के साहित्य पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, कविता पर मैं अलग सी बात कर सकता हूँ, उपन्यासों में जो है उनका, उनके ऊपर भी बात कर सकता हूँ, कहानियां तो उन्होंने बहुत सारी लिखी हैं, तो उन कहानियों पर भी बहुत सारी बातचीत हो सकती है, उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर बातचीत हो सकती है। लेकिन असल में मैं ये सारी बातें करना नहीं चाहता, क्योंकि साहित्य के ऊपर उनका साल भर से कार्यक्रम चल रहा है, और आप भी अर्पण कुमार जी के कार्यक्रम में भी उनके ऊपर चर्चाएं हो चुकी हैं, उनके ऊपर विशेष वार्ताएं हो चुकी हैं। इसलिए वो तमाम सारे कोने में खोलना चाहता हूं जो राजेश जोशी से संबंधित हैं, क्योंकि राजेश जोशी ने यह सिद्ध किया है कि कविता अर्जित की जा सकती है। यह भी सिद्ध किया है कि अपने ही शहर को केंद्र में रख करके, अगर अपने ही समाज को, अपने ही क्षेत्र को, अपनी ही जमीन को, अपनी ही जो स्थानिक संस्कृति है उसको केंद्र में रख करके अगर आप काम करें तो उसकी अनुगूंज सारे विश्व में हो सकती है। यह आकस्मिक नहीं है कि भारतीय तमाम भाषाओं में राजेश जोशी की कविताओं का अनुवाद हुआ है। इतना ही नहीं, मैं बहुत ज्यादा दुनिया के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तान में उनकी बहुत सारी कविताओं का अनुवाद हुआ है, ये मेरी जानकारी में है, और अंग्रेजी में उनकी कविताओं का अनुवाद हुआ है। एक तो अब एक पुस्तक ही उन्होंने, उनकी आई है, जो उन्होंने, रतन चौहान ने उनका पूरा का पूरा अनुवाद किया, 2 पंक्तियों के बीच का, पूरी पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया, बहुत खूबसूरत अनुवाद किया। तो राजेश जोशी की इतनी जो सर्व स्वीकारिता है, ये आश्चर्यचकित करने वाली है। मुझे लगता है कि अगर हम अपने समय की समस्याओं को, अपने समय के लोगों की समस्याओं को, अपने समय को संबोधित करने का अगर काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम हो सकता है। कम से कम राजेश हमको ये सिखाते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने समय में सही आवाज नहीं उठाते, अगर आप प्रतिरोध का स्वर नहीं बनते, तो आपकी कविता की यात्रा बहुत लंबी नहीं होती। कालजयी वही होता है जिसने अपने समय में और अपनी जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं से टकराव जिसने न किया हो, जिसने सामाजिक समरसता के लिए काम न किया हो। ये सारे के सारे गुण और लक्षण श्री राजेश जोशी के अंदर हैं। मुझे लगता है कि जब हम किसी कवि का आकलन करते हैं, जैसे हम चाहे त्रिलोचन जी की बात करें, चाहे केदारनाथ अग्रवाल की बात करें, चाहे हम नागार्जुन की बात करें, चाहे हम किसी की भी बात करें, इन लोगों की जब हम बात करते हैं तो किन किन चीजों पर हमारा ध्यान जाता है, इन्होंने कैसे टकराव लिया है। ये परंपरा हमारे कबीर के जमाने से चली जा रही है, सत्ता से टकराने की। और कविता तो, और साहित्य भी, एक तरह से नाटक भी, ये तो एक स्थायी प्रतिपक्ष है जो व्यवस्था के खिलाफ खड़ा ही होता है और व्यवस्था के को हमेशा सचेत करने का काम करता है। बहुत सारी चीजें इस तरह की हुई हैं, और हमारे जमाने में तो विदूषकों की परंपरा रही है जो राजाओं को अपनी हंसोड़ शैली से उनकी आलोचना कर करके उनको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते थे। यहाँ तक कि हमारे जो भाणों की परंपरा रही है, उनकी भी परंपरा में चंद्र बरदाई जैसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने लोगों को
और 4 बांस 24 गज तो बहुत ही प्रसिद्ध है ही। उसके अलावा जो बिहारी हैं, बिहारी ने लोगों को सचेत करने की कोशिश की है। तो इस तरह की हमारी परंपरा लगातार रही है और राजेश जोशी उस परंपरा को बहुत आधुनिक मुहावरे में, आधुनिक समय की जरूरतों के हिसाब से आधुनिक भाषा में ढालने की कोशिश करते हैं और वो कभी भी अबूझ होने की कोशिश नहीं करते। अपने को महान कवि बनाने के लिए कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते जो लोगों की समझ में ना आए। तो एक साथ जो विद्वानों से लेकर के और मजदूर जो काम करने वाले हैं, जो आंगनवाड़ी में काम करने वाली औरतें हैं, उन सबको उनकी कविताएं ग्राह्य हो जाती हैं। राजेश जोशी हास्य कवि सम्मेलनों में भी अगर अपनी कविता को पढ़ दें तो उनको बहुत बड़ा एप्रिसिएशन मिलता है। तो ये राजेश जोशी की तमाम सारी विशेषताएं जो हम उनके साथ, मेरे तो हम सफर है, मैं तो कदम 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 उनके साथ चढ़ा हूँ, उनसे रोजमर्रा की मुलाकातें हमारी होती रही हैं, हमारे कमरों में वो डले रहे हैं, हम उनके कमरों में लगातार डले रहे, तो ये सब हमारे यहाँ होता रहा है। तो इसके साथ ही मुझे लगता है कि ये राजेश जोशी का जो ये परिचय है, ये परिचय लोगों को इस प्रकार मिलना चाहिए उनका, कि एक कॉमन मैन की तरह से एक कवि का किस प्रकार से विकास होता है और वो कितनी बड़ी ऊंचाई अर्जित कर सकता है। और यह असाधारणता केवल साधारण होने के द्वारा ही मिलती है और राजेश जोशी ही साधारण व्यक्ति हैं। इसी के साथ मैं अपनी बातचीत समाप्त करता हूं और आप सबका बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राम प्रकाश त्रिपाठी जी, इस बेहद आत्मपरक वक्तव्य के लिए और एक रचनाकार को समझने के लिए हम सभी को कई कई कोणों में ले जाने के लिए। मित्रों, राम प्रकाश त्रिपाठी जी जिस लंबे समय से उन्हें जान रहे हैं, उनके साथ रचनात्मक और अन्य स्तरों पर संगत बनाए हुए हैं, ऐसे में ऐसी कई कहानियां हैं, ऐसे कई मोड़ हैं जिनके बीच, जिनमें से कुछ एक को आज उन्होंने हमारे साथ रखा, साझा किया और इससे एक रचनाकार की यात्रा, उसके स्वभाव को समझने में मदद मिलती है। निश्चय ही राजेश जोशी किसी अबूझ पहेली में विश्वास नहीं रखते हैं। वे अपनी रचनाओं को इस तरह से ग्राह्य बनाते हैं कि उसका प्रभाव हर तबके के पाठकों पर समान रूप से पड़ता है और वह भाषा, वह सरलता, वह सहजता कविता को एक ऊंचाई ही देती है। कविता से इतर उनके लेखन को एक गरिमा ही प्रदान करती है और सचमुच ही जिस साधारण ढंग से वे अपना जीवन यापन करते हैं, जिस सहज भाव से वे लोगों से मिलते हैं, वह भी कहीं ना कहीं उनके कवि व्यक्तित्व को मजबूत करने में सहायक है। हमारा स्वभाव हमारी रचनाओं में भी आता है और जब हमारा स्वभाव और हमारी रचनाशीलता के बीच एक मेवता आती है तो जाने अनजाने शब्दों का असर भी कुछ बढ़ जाता है, कुछ अधिक उजला भी हो जाता है। हम लोग कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, मगर इससे पहले आज राजेश जोशी जी की दो कविताएं सुनते हैं। कवि का जन्मदिन है तो क्यों नहीं वह कार्यक्रम, वह दिवस उसकी कविताओं को पढ़ते हुए, उसके बीच रहते हुए
पूर्ण हो। उनकी एक कविता है, राजेश जोशी जी की, मां कहती है, हम हर रात पैर धोकर सोते हैं, करवट होकर, छाती पर हाथ बांध कर। चित्त हम कभी नहीं सोते, सोने से पहले मां टुइया के तकिए के नीचे सरौता रख देती है, बिला नागा। मां कहती है, डरावने सपने इससे डर जाते हैं। दिन भर दिन भर फिर कनी सी दिन भर फिर कनी सी खटती मां हमारे सपनों के लिए कितनी चिंतित है। मां हमारे सपनों के लिए कितनी चिंतित है। और उस मां को कविता में इस तरह से उतार देने के लिए कवि भी कितना तत्पर और संकल्पबद्ध है। एक और कविता और इसके साथ आज के इस कार्यक्रम को विराम देंगे। वह कविता है चिड़िया, एक बेहद प्यारी कविता, चिड़िया। अभी हमने राम प्रकाश त्रिपाठी जी से कई बातें सुनी, उनकी विभिन्न विधाओं में सक्रियता को जाना। राजेश जोशी जी का एक पक्ष उनका बाल साहित्य भी है, उस पर भी हम किसी कड़ी में चर्चा करेंगे। चिड़िया कविता को यहां सुनते हैं, जिनमें हमारे भीतर का बचपन, हमारे भीतर की उत्सुकता, हमारे भीतर की निर्दोषता सामने आती है। वह कविता है चिड़िया। कवि लिखते हैं, उजली धूप में पानी बरस रहा है, उजली धूप में पानी बरस रहा है। चिड़िया का ब्याह हो रहा होगा, चिड़िया का ब्याह हो रहा होगा, कहती है मुनिया, कहती है मुनिया। चिड़िया का एक पंख धूप है, कहती है मुनिया। चिड़िया का एक पंख धूप है, एक पंख पानी। चोंच में जो दाना है, वह दाना दाना पानी भी है और पेड़ भी। जैसे चिड़िया चिड़िया भी है और आकाश भी, जैसे चिड़िया चिड़िया भी है और आकाश भी। तो इन दो कविताओं से राजेश जोशी जी के कवि पक्ष की एक वानगी देने का हमारा यह ध्येय रहा। आगे उन पर अभी कई कड़ियां होंगी, अलग अलग वक्ता आएंगे और उन पर अपनी बात रखेंगे। आप सभी मित्रों का स्नेह बना रहे, इसी अपेक्षा के साथ आज की यह कड़ी समाप्त होती है। नमस्कार, शुभ रात्रि।